दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, हमारा गरीबी का पार्ट चल रहा था और इसमें ये जो लेक्चर्स हैं हमारे यूपीएससी और साथ में स्टेट पीसीएस के साथ साथ जो वनडे एग्ज़ाम या फिर जिनको इकोनॉमी में सच में इंटरेस्ट है या फिर कोई इकोनॉमी को लेके मतलब आगे कोर्स या फिर अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी ये लेक्चर्स जो हैं यूज़फुल होंगे। मेरा नाम अरोड़ा है और मैं यहाँ पर आपको इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज़ चला रहा हूँ। और ये जो सीरीज़ हमारी 2022 से लेके 2025 या 26 तक मतलब वैलिड है। मैं ये कह सकता हूँ कंटेंट वैलिड है, जस्ट आपको उसमें थोड़ा सा अपग्रेड ये करना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ मैं बोलता चला जाऊँगा कि करंट अफेयर करना है वहाँ वहाँ आपने बेसिकली करंट अफेयर आपने जो है कर लेना होगा। बस लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने गरीबी को थोड़ा समझा, हल्का सा एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ थोड़ा सा बढ़े, क्योंकि क्वेश्चंस अगर यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस में गरीबी की डेफिनेशन को लेकर बात हो जाए या फिर गरीबी का मतलब को लेकर बात हो जाए तो आपका वहाँ से क्वेश्चन हिलेगा नहीं, मतलब कि आप टिक लगा के आओगे। तो ये बात कंसेप्ट समझ आ गई। अब थोड़ा हम बढ़ाएंगे, चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे, कारण क्या है, प्रभाव क्या है, उनके पीछे भागेंगे, फिर कमेटियों को हम लपेटेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर हम बात करें आज के समय हमारे देश, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारा जो गरीबी को लेके 2 देश एक तरह से मतलब कि एक बात 2 ग्रुप्स में बटा हुआ है कि एक वो दुनिया जहाँ पे सब गरीबी लोग रहते हैं ज़्यादातर, एक वो दुनिया जिसमें अगर हम बात करें जहाँ पे अमीरी ज़्यादा बसती है। तो उस चीज़ को पहले समझने की कोशिश करते हैं मैप के थ्रू। अगर देखो मोटा मोटा मैप को समझो पहले मोटा मोटा मतलब आप ऐसे समझें तो आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ आ जाएगी कि ये जो पूरा पोर्शन है, अगर हम देखें चीज़ों को तो ये जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन, ये सबसे मतलब बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का स्टैंडर्ड लिविंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा मतलब ये कि हमारे यहाँ के जो रिच पीपल में आते हैं, मतलब कि अगर बात करें कुछ ऐसे लोग जो बिल्कुल लाइक रिच पीपल हैं तो वहाँ पे नॉर्मल पीपल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पूरा का पूरा ये रिच है, लेकिन मोटा मोटा अगर आप देखें तो दक्षिणी जो पूरा ही है, दक्षिणी क्षेत्र ये देखें थोड़ा सा, और साथ में आप ये भी देखें इसमें, ठीक है। तो कुल मिला के ये अपवाद है, देखें तो ये चीज़ें हमें जो है यहाँ पे समझ आती हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो एक एनालिसिस मेंस का बनाया जा सकता है। सोचो कैसे एक मेंस का क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है। क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि आखिर वो कौन से कारण हैं, वह कौन से कारण है कि हमारे दक्षिण गोलार्ध में हमें गरीबी सबसे ज़्यादा दिखती है। दक्षिण गोलार्ध में ही हमें सबसे ज़्यादा गरीबी देखने को मिलती है। तो इसमें जब आप आंसर्स लिखेंगे, आप भारत से स्टार्ट करो, उपमहाद्वीप से स्टार्ट करो, फिर अफ्रीका आओ और एंड में यहाँ पे आओ। तो यहाँ पे आपको कारण जो है एक्सप्लेन करने, वही कारण सभी को पता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ से ये एनालिटिकल कारण है। मतलब यहाँ से आपको इसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आपको बहुत खतरनाक चीज़ आपको यहाँ पे मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। ये किसी बुक में नहीं है दोस्तों, ये मेरी सोच है जहाँ मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको मैं बेस्ट दूँ, मेरे से जितना बेस्ट हो पाएगा मैं आप दिखा रहा हूँ। चलिए अब समझते हैं गरीबी के कारण। आखिर में कौन से कारण हैं गरीबी के कि सामान्य तौर पर एक नॉर्मल जो बताए जाने वाले कारण एक एक करके डिफाइन करते हैं। जनसंख्या विस्फोट, अगर बाई चांस मान लीजिए पहला पॉइंट जिसमें दिखा गया जनसंख्या विस्फोट है, तो जनसंख्या विस्फोट में आप क्या मतलब आप चीज़ों को क्या समझ सकते हैं कि भाई जब पॉपुलेशन जब हमारी बढ़ने लग जाती है एक हद मार के मतलब ये कि जब पॉपुलेशन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती है। ज़रूरत से ज़्यादा मतलब कब बढ़ती है भाई, फॉर एग्जांपल नॉर्मल पॉपुलेशन 2 से 3% बढ़ती है हर साल। विस्फोट में देखें तो 10 से जितना भी 25-30% अगर बढ़ने लग जाए तो ये विस्फोट माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 10%, 25%, यानी कि 4 साल में डबल हो जाएगा। कहने मतलब यही हुआ ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था नाइजीरिया बेसिकली देखा जाए तो मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। ज़्यादातर देखा जाए अगर हम मोटा मोटा देखें तो मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर जनसंख्या विस्फोट हो चुका है। विस्फोट मतलब ये हो चुका है कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एक तरह से मतलब लोग वहाँ पे ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, आप ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि संसाधनों की कमी है। तो जिसके कारण बच्चे ज़्यादा, क्योंकि अशिक्षा है, अस्वास्थ्य का निम्न स्तर है, तो उसके कारण जो है वहाँ पे लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करें, जिसके कारण वहाँ पे जनसंख्या विस्फोट का हमें एक सिचुएशन में देखने को मिल रही है। भारत को हम इस कंडीशन में जनसंख्या विस्फोट हमारे देश में हो चुका है,
अब हालांकि चीज़ें थोड़ी सी ठीक ठाक जरूर चल रही हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, चीज़ें जो है हमारी ठीक ठाक चल रही है, मतलब ये आप बोल सकते हो कि आने वाले नेक्स्ट 30 ईयर्स में हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ भी बढ़ेगी, ठीक है। लोग ये कहते हैं, मैं आपको एक फैक्ट के थ्रू मैं आपको क्लियर कर दूं, कुछ मतलब लोग ये कहते हैं, देखो ये भी थोड़ा हट के टॉपिक है लेकिन आपको सोचने का टॉपिक है, क्योंकि मैं यहाँ पे निष्पक्ष होकर बात करूंगा। कुछ लोग ये बोलते हैं कि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन आने वाले टाइम में डबल हो जाएगी, ठीक है, मैं इस टॉपिक पे भी बात करूंगा क्योंकि मैं खुल के बात करूंगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, मुस्लिम की पॉपुलेशन डबल नहीं होगी, ये आप लोगों का मानना है। इवन 1000 साल तक भी डबल नहीं होगी। मतलब बोलते हैं ना कि हिंदू कम हो जाए, क्योंकि मेजोरिटी नहीं है ना, हिंदू कम हो जाए मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर ये, क्योंकि ये डिफाइन किया है इस एल्गोरिथम को, आखिर मुसलमान की पॉपुलेशन 1000 साल तक भी डबल नहीं होगी, ये जो डिफाइन किया है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक मैथ्स के थ्रू इस चीज़ को डिफाइन किया है। और किसने करवाया था? ये चुनाव आयोग ने करवाया था, ठीक है। चुनाव आयोग के एक अध्यक्ष थे मुस्लिम, मैं उनकी डिबेट सुन रहा था, बहुत अच्छी निष्पक्ष डिबेट थी। तो उसमें मैं भी शौक था, फिर मैं चीज़ को रिसर्च करी तो हमें यह पता चला सच में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 1000 साल तक भी डबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ट्रेंड की अगर हम बात करें तो मुस्लिम पॉपुलेशन का जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें गिरता जा रहा है। क्योंकि यार देखो, धर्म से कुछ नहीं होता, आखिर आज के समय सबकी बुनियादी तो रोटी कपड़ा मकान ही है। तो जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं, अब जिस तरह से चीज़ें एडवांस हो रहे हैं लोग, तो ऐसा नहीं है हर जगह हमें तबके में सारी चीज़ें मतलब हमें ठीक दिख रही हैं। मुस्लिम्स भी अब बहुत तरक्की कर रहे हैं और अच्छी बात है, ये भी समाज की धारा से जुड़ते चले जा रहे हैं। तो जिसके कारण कुछ लोग ये कहते हैं कि ये है तो ये चीज़ फैक्ट गलत है, मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा, क्योंकि ये चीज़ फैक्ट है कि 1000 साल भी अगर हो जाए तो भी इनकी पॉपुलेशन डबल नहीं होगी। आप समझे मेरी बात को? तो ये चीज़ को आपने ध्यान रखना है। कल को कोई आपसे बेतुर्क के क्वेश्चंस करे, कहीं मान लो तुम कहीं चाय की दुकान पे खड़े हो, या फिर बकवास करे किसी हमारी कम्युनिटी के बारे में, यानी हमारे इंडियंस के बारे में, मतलब मुस्लिम्स के बारे में, तो आपको वहाँ पे काउंटर करना है कि बेटा ये चीज़ है, ये फैक्ट है, इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है। तो जनसंख्या विस्फोट का मतलब ये है दोस्तों कि हमारे देश में जो जनसंख्या विस्फोट हुआ था, वो विस्फोट हुआ था हमारे देश के अंदर, सच बताएं तो 1970 से लेके 1990 तक एक तरह से जनसंख्या विस्फोट का ट्रेंड चल रहा। यानी 20 साल तक, मतलब 20 साल तक हमने ये देखा कि हमारे देश में लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को, मतलब कि जनसंख्या मतलब चीज़ें ज़्यादा हो रही थी और परिवार नियोजन को जो है लेके नहीं आए थे। मतलब परिवार नियोजन मतलब लोग फॉलो ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। उस समय यह था कि जितने ज़्यादा बच्चे उतनी ज़्यादा ताकत, यही होता था ना। लेकिन अब लोग समझ रहे हैं, अगर हम लेटेस्ट डेटा यानी 2021 के डेटा की बात करें तो चाहे वो हिंदू फैमिली हो, चाहे वो मुस्लिम फैमिली हो, चाहे क्रिश्चियन फैमिली हो, चाहे सिख फैमिली हो, सब में बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। क्यों? महंगाई इतनी है भाई, महंगाई इतनी होगी, सबकी हालत खराब हो रही है, बैंड बजी पड़ी है। 2 बच्चे तो पल नहीं रहे, 2 बच्चों में चड्डियाँ करते करते उनके दिमाग खराब हो जाता है, तो फिर 4 बच्चे कहाँ से रखेगा आदमी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। दूसरा है सीमित संसाधन, ठीक है। सामान्य तौर पर बताए जाने वाले सीमित संसाधन में क्या आ जाता है? चीज़ें, जहाँ पर चीज़ें सीमित हैं, जिनका हम ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ हमारे देश में संसाधनों का अभाव है, तो जिसके कारण हमारे संसाधन भी सीमित हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये भी संसाधन सीमित में कुछ भी लगा लो, जिसमें अर्निंग के सोर्स हो गया, या फिर आप लगा लो कि मतलब आप ये बोल सकते हो कि हमारे पास हम पैसा ज़्यादा लिमिटेड ही कमा सकते हैं। आप ऐसे भी सोच सकते हो, संसाधन को इकोनॉमी एस्पेक्ट से भी जोड़ सकते हो। और भी चीज़ें हमारे देश के अंदर प्राकृतिक संसाधन, जो हमारे संसाधन है वो एक सीमित है, ज़्यादा मात्रा में नहीं है। आप ऐसे भी लेके चल सकते हो। एक चीज़ ये भी लेके चल सकते हो कि हमारे देश में नौकरियां कम हैं तो हमारे संसाधन सीमित है, तो आप इस एस्पेक्ट से भी आप चीज़ों को जो है लेके चल सकते हो। तीसरा, संबंधित संस्थाओं की अक्षमता। संस्थाएं, यहाँ पे बेसिकली संस्थाओं मतलब यहाँ पे आप सरकार के जो भी संस्थाएं हैं उनकी अक्षमता भी हमें जो है देखने को मिलती है। भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब चीज़ें अगर बात करें। और दूसरा, हमारे जो संस्था हैं, चाहे कोई भी हो, उसका कोई भी मिनिस्ट्री हो, चाहे कोई भी हो, वो भी 100% काम नहीं कर रही है। 100% का मतलब ये है, जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर काम करता है उस तरह से अभी भी गवर्नमेंट सेक्टर उस तरह से काम नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वी हैव सम एग्जांपल्स, लाइक आप दिल्ली मेट्रो देख लो,
देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मैं कोई ऐसा नहीं है, मतलब कोई ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपको मतलब वो लेके आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिल्ली मेट्रो है, ठीक है। अब दिल्ली मेट्रो वर्सेस इंडियन रेलवे, कितना फर्क है। अगर हम सैनिटेशन की बात करें, सफाई की बात करें, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ 100% बोलूंगा, दिल्ली रेलवे को अभी भी 50% बोलूंगा। हालांकि बड़े स्टेशंस जिनमें दिल्ली आ गया, मुंबई आ गया, कोलकाता आ गया, बेंगलोर आ गया, ठीक है, चेन्नई आ गया, उनको छोड़ दें तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम ट्रेन की हालत, स्टेशन की हालत यही है। कोई बोल नहीं सर हम तो दिल्ली गए थे, एकदम चकाचक है, भाई मानते हैं दिल्ली ठीक है, लेकिन और स्टेशन का क्या। हमारे देश में ऐसा तो है नहीं कि 4 ही स्टेशन हैं, 4 ही प्लेटफॉर्म है, मतलब 4 ही स्टेशन वो हैं, जंक्शन है। तो अगर हम देखें तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का कंपेयर, हमें चीज़ों को जो है देखने को मिलता है। तो आखिर दिल्ली मेट्रो क्यों अंडर ये लिमिटेड में है, अंडर मतलब कहीं ना कहीं ये पीपीपी पे काम कर रही है, पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप पे काम कर रही है, ये प्योर इंडियन गवर्नमेंट पे काम कर रही है। तो एक तो सफाई को लेकर बात हो गई, ट्रेन डिले है, मैं दिल्ली मेट्रो में बहुत कम चांसेस होते हैं, होती है कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट होते हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि संस्थाओं का अभाव। अब इसको रेलवे में समझ सकते हो, इसको बाढ़ में समझ लो, आपदा में समझ लो, ठीक है, इसको इकोनॉमी में समझ लो, इसको किसी भी एंगल से समझ लो। तो यानी कि संबंधित संस्थाओं की अक्षमता का मतलब यहां पे आप कोई भी एंगल से सोच सकते हो, ठीक है, किसी भी चीज में। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस में सोचो, क्योंकि हम गरीबी पढ़ रहे हैं ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें भी अक्षमता है, भ्रष्टाचार है, एक की जगह 2 लोगों को दिया जाता है अनाज, फिर भी साइन करा लिए जाते हैं, अनाज नहीं दिया जाता है, कुछ भी नहीं दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हमें देखें तो हमें इस पे देखने को मिलता है। फिर भ्रष्टाचार तो है ही, काम करा देंगे, थोड़ा सा लेबर कार्ड बनवाना है तो लाइए 500-1000 रुपये, कमिश्नर के गेट के आगे खड़े होते हैं ना लोग लेबर कार्ड बनवाने के लिए। तो हमने खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है ये। तो एजेंट घूमते हैं कि इतना दे दो ऑनलाइन में करवा देंगे, अगर आप पासपोर्ट बनाने जाओ तो भी वहाँ एजेंट घूमते रहते हैं कि लाओ 1500 दे दो, हम आपको 1500 फीस है, 1000 रुपये हमें दे दो, हम वो कर देंगे। तो कुल मिला के भ्रष्टाचार, अशिक्षितता, गुलामी का असर, एक मानसिकता भी बनी हुई है। हम लोग रिस्क लेने के लिए नहीं है, हम लोग एक कंफर्टेबल जोन की तरफ भागते हैं। कंफर्टेबल जोन का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये हुआ, आप ये मान के चलो हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैव वन एग्जांपल, मेरी फैमिली में एक स्ट्रगलिंग एक्टर है। स्ट्रगलिंग एक्टर समझते हो? एक वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर जो स्ट्रगल कर रहा है, सक्सेस नहीं मिल पा रही है। उसकी एज 30 ईयर्स हो गई है आज के समय, मेरे से अभी भी वो 5-6 साल छोटा है। अब देखो 30 साल की एज में भी उसको छोटे मोटे ऐड, फिर गाने, हल्के फुल्के छोटे मोटे गाने ही मिले हैं, ठीक है। अगर एमबीए कर लेता तो अभी तक तो आई थिंक 50-60,000 कमा लेता, ठीक है। लेकिन इसने एक्टिंग करने का शौक पाला। जब भूत चढ़ा तो उस भूत में उसको ये भी पता चला कि उसकी उम्र निकलती जा रही है लेकिन सेटल नहीं हो पाया। अब उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ का गिल्ट होता है कि मैंने गलती कर दी, राइट। बट हम उसको पुश करते हैं कि अब इतना टाइम दिया तो आगे बढ़ो। तो अब देखो उसने तो मानसिकता तोड़ी कि नहीं मुझे एक्टिंग करनी है, लेकिन कुछ लोग अपनी सिक्योरिटी के चक्कर में, गुलामी का असर का मतलब ये हुआ कि जॉब सिक्योर कर लो यार, क्योंकि 2 बातें होंगी, जॉब सिक्योर कर लेंगे, समाज की धारा के साथ चलते चले जाएंगे कि ठीक है बंदा पाल रहा है, बच्चे पाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा कोई डिफरेंट काम करता है तो दुनिया उसको खींचती है, अरे ये हो गया, अरे ये क्या कर रहा है, ये तो बर्बाद करेगा, ये लड़का तो बर्बाद कर, नाक कटवाएगा हमारे घर के खानदान की, ऐसे ही होता है। तो कुल मिला के हमें अगर बात करें, हम लोग सेफ जोन के चक्कर में गुलामी का असर हमें देखने को मिलता है, हम लोग रिस्क नहीं लेते। आखिर क्यों ज़्यादातर 99% इन्वेंशंस आखिर यूएस में ही क्यों हुए? अगर आप किसी भी चीज़ को, अगर आप जनरल साइंस के फैक्ट्स को भी देख लो, वो आपको 99% जो इन्वेंशंस होंगे वो आपको ये देखने को मिलेंगे कि वो यूएस में हुए थे। क्यों? वो लोग फ्रीडम थे, फ्री थे, वो चीज़ों को सोचते थे, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी। लेकिन हमारे इंडियंस में रिस्क फैक्टर लेने की क्षमता भी नहीं है, घबराते हैं रिस्क लेते हुए। इवन कोई आईटीएन भी होगा वो भी रिस्क जल्दी नहीं लेता है। इवन कोई बीटेक होल्डर वो पहले ये सोचेगा मुझे जॉब मिल जाए। सेम लाइक 3 इडियट की तरह, जो 3 इडियट की जो मूवी थी उसी के हिसाब से
इस चीज़ का हमें असर देखने को आज भी मिलता है। इन्वेंशन नहीं, हमें मार्क्स के पीछे चाहिए, हमें मार्क्स नहीं, हमें एक सिक्योर जॉब चाहिए, हमारी एक ठीक ठाक ज़िंदगी हमारी गुजर बसर कर सके। ये हमारे हुए गरीबी के कुछ सामान्य तौर पर कारण। अब अगर हम बात करें, असल कारण ये है, लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि उन्हें विकल्प चुनने की पूरी आर्थिक आज़ादी नहीं है। पूरी आर्थिक आज़ादी का मतलब वो गरीब है इसलिए वो चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास लिमिटेड संसाधन है। तो जब लिमिटेड संसाधन होंगे तो चीज़ें फिर गड़बड़ होंगी। तो उसके कारण हमें यह समझ आया कि विकल्प चुनने की जब पूरी आर्थिक आज़ादी जब नहीं होगी तो इसलिए वो लोग गरीब हैं। ये कहावत है ना कि लोग गरीब इसलिए क्योंकि वो गरीब है, ये भी कहावत बड़ी फेमस हुई है। तो उस कंडीशन में जब विकल्प चुनने की जब पूरी आर्थिक आज़ादी ना हो तो उसको हम बोलते हैं हम गरीब हैं। फिर हमारे यहाँ गरीबी की असल प्रकृति क्या है, इसी की समझ नहीं है। हम लोग अभी भी इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि इसकी प्रकृति है क्या, आखिर क्या है गरीबी। इस चीज़ के मुद्दे को लेकर अभी तक लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ लोग इसको अशिक्षा से जोड़ते हैं, कुछ लोग स्वास्थ्य से जोड़ देते हैं, नहीं, कुछ लोग चुनावी मुद्दे से जोड़ देते हैं, कुछ लोग इसको सोशल इश्यूज से जोड़ देते हैं। मतलब किसी भी एस्पेक्ट्स में मतलब हर चीज़ को लेके अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं चीज़ों को मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो है अगर बात करें तो जो सोचा जाता है। तो जब जिसके कारण हमें ये नहीं पता चलता कि आखिर गरीबी की असल प्रकृति मतलब है क्या। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। गरीबी राजनीति का मुद्दा बनकर रह गई है। कोई भी राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहती। जैसे इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था 1974 के अंदर, गरीबी हटाओ। ठीक है, गरीबी हटाओ मतलब नारा मतलब बहुत ज़्यादा अगर बात करें तो बड़ा फेमस हुआ था। लेकिन उसके विपक्ष में ही लोगों ने बोला ये गरीबी हटाओ नारा नहीं है, गरीबों को हटाओ वाला नारा है। राइट। तो कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी नहीं चाहती है कि ये मुद्दा ख़त्म हो। अगर ये मुद्दा ख़त्म हुआ तो हमें वोट कैसे मिलेंगे, हम किस चीज़ पे बात करेंगे। क्योंकि आपने कभी नोटिस किया दोस्तों, देखो ठीक है मैं पॉवर्टी पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपके दिमाग को भी तो खोलना है ना, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप दिमाग को मतलब किस तरह से खोलेंगे। देखो अगर मैं बात करूं यूएसए की और इंडिया की या फिर किसी भी डेवलप कंट्री की, यहाँ पर जो पॉलिटिकल वोट्स मांगे जाते हैं वो मांगे जाते हैं इकोनॉमी डेवलपमेंट पे, इकोनॉमी पे, फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ पे, कि क्या है, क्या प्लान्स है, किस तरह से है। हमारे देश में आज भी जो वोट मांगे जाते हैं वो मांगे जाते हैं धर्म के ऊपर। धर्म का रोल यहाँ पे बहुत बड़ा है। हिंदू मुस्लिम जैसे भी चुनाव होने हैं यूपी में, मैं ओवैसी की भी भाषण सुनता हूँ, ठीक है, और साथ में मैं योगी की भी भाषण सुनता हूँ। दोनों का निष्कर्ष यही है, ना हमें योगी चाहिए ना हमें ओवैसी चाहिए। ठीक है, क्यों, अब आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को लेकर। तो उस कंडीशन में हमें यह समझ आ गया कि हम लोग आज भी धर्म को लेकर ज़्यादा फोकस करते हैं। हम लोग मंदिर मस्जिद के पीछे ज़्यादा भागते हैं। मंदिर मस्जिद, नमाज पढ़ेंगे, पूजा करेंगे, चाहे कोई बंदा करे ना करे, लेकिन नहीं करेंगे। अगर यही पैसा अगर हम एजुकेशन पे लगाएं, क्या एक मिनट, क्या है ये पैर में क्या लग रहा है बार बार। अगर ये पैसा अगर हम किसी हेल्थ पे या एजुकेशन पे लगाएं, ये लोग इकोनॉमी पे बात करते हैं, ये लोग डेवलपमेंट पे बात करते हैं कि ठीक है हमारी ये, हम ये लेके चलेंगे, हम इस तरह से लेके, लेकिन नहीं। आज भी अगर हम बात करें, ये राजनीति का मुद्दा जो है अगर बात करें तो बना हुआ है। तो इसी के कारण ये कोई भी आदमी खत्म नहीं करना चाहते हैं। क्यों, चीजें समझ आ गई होगी आपको। उदासीन राजनीति और सामाजिक ढांचे, मसलन जाति और धर्म के बंधन जो मैंने बता दिया, ये इसी में कन्वर्ट कर सकते हो। संसाधनों का पूरी तरह से दोहन ना होना, यानी पूरी तरह से दोहन का मतलब ऐसे समझो कि लाइक चीज़ों को अभी तक अच्छे ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। कर सकते हैं, क्षमता है, लेकिन इंडस्ट्री हमारी इतनी पीछे है कि हम उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। लोग तो कचरे से पता नहीं क्या क्या बनाने लग गए हैं, जो कबाड़ा बनते हैं, प्लास्टिक की बोतल्स बन रही हैं, ये सब बन रही है, लेकिन हम आज भी उस चीज़ को अच्छे से ढंग से जो है यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी रीजन संसाधन। कृषि में कम उत्पादकता मतलब कि अगर मैं एक तरफ इंडिया को ले लूँ और एक तरफ मैं चाइना को ले लूँ, तो यहाँ पे आपको कुछ ये पता चलेगा कि 2000 किलोग्राम पर हेक्टेयर देखने को मिलेगा, वहीं चाइना में आपको 4000 किलोग्राम पर हेक्टेयर देखने को मिलेगा अगर मैं चावल की खेती की बात करूँ तो। ये अप्रॉक्सीमेटली डेटा मैं बता रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, आसपास लगभग। तो मैं ये चीज़ें जो है मैं देखने को मिलती हैं दोस्तों। तो जब कम उत्पादकता होगी, यानी कि इनपुट हमारी ज़्यादा जा रही है, आउटपुट हमारा कम निकल रहा है। अगर इनपुट हमारी, अगर देखो जैसे चाइना में फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे हमारा इनपुट 50 रुपये का लग रहा है लेकिन 100 रुपये की प्रॉफिट हो रहा है।
चाइना में 50 रुपये लग रहा है लेकिन 200 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। तो ये फर्क हमें देखने को मिल रहा है। तो कम उत्पादकता के कारण भी कृषि में आज भी हम लोग कृषि को एक वैज्ञानिक कृषि की तरह से नहीं खेती कर रहे हैं। मैं एक ललन टॉप पे, ठीक है, ललन टॉप बहुत अच्छा एक चैनल है, हालांकि ये पता नहीं अब कौन सी विचारधारा उसमें आ रही है धीरे धीरे, लेकिन पहले के टाइम में वो कुछ केस स्टडीज दिखाता था, ठीक है। कृषि एक चैनल है, कृषि वाला भी देख सकते हैं आप। तो उसमें मुझे ये देखने को मिला दोस्तों कि एक IITian ने MP के अंदर अपनी जॉब छोड़ी और वहाँ पे स्मार्ट एग्रीकल्चर यूज़ किया। उस बंदे ने 1 हेक्टेयर में कुल मिला के मोटा मोटा ये कहानी निष्कर्ष समझ लो, 1 हेक्टेयर में साल का कुछ 2.5 से 3 करोड़ रुपए वो साल का कमा रहा था, जिसकी इसकी लागत हद मार के 50 लाख रुपए आ रही थी। आप समझे मेरी बात को? लेकिन हाँ, ये भी बोल सकता हूँ कि ये नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, लेकिन हाँ शुरुआत तो कर सकते हैं। अगर हमारे देश के छोटे किसान, ठीक है, 1 लाख नहीं, अरे कुछ तो होगा हल्का फुल्का, लेट सपोज 2,000 से शुरुआत करते हैं, लेकिन घबराते हैं क्यों? मैंने बताया ना, मानसिकता वाली बात कि अगर हमने अगर मान लो कम करी फॉर एग्जांपल, तो फिर गड़बड़ हो जाएंगी। तो ये भी एक रीज़न हमें जो है, अगर हम बात करें तो दोस्तों हमें जो है देखने को मिलता है। तो ये कुछ हमारे कारण जो हमें देखने को मिले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें कुल मिला के आज अगर हम देखें तो मोटा मोटा अगर हम चीज़ों को देखें तो हमें ये देखने को मिला कि गरीबी के कारण, ठीक है, क्या हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं, उस चीज़ को हमने अगर हम देखें तो हमने अच्छे से इन लेक्चर्स को समझने की कोशिश करी। तो वैसे ये लेक्चर इतना ही करते हैं, फिर गरीबी के प्रकार और इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद कमेटियाँ और फिर उसके बाद चीज़ों को खत्म हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि दोस्तों देखो यार यूट्यूब पे डाल रहे हैं तो हम चाहते हैं कि छोटी छोटी वीडियो बने, ज़्यादा नहीं, 20-25 मिनट की वीडियो बने, इससे ज़्यादा ना बने, ताकि थोड़ा आपको भी इंटरेस्ट जगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो करने से आदमी बोर होने भी स्टार्ट करता है। हम धीरे चल रहे हैं मानते हैं, लेकिन हम बढ़िया चलेंगे एकदम धंधा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।